नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है Q&A पे। और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को और YouTube की ऑडियंस को एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने एक लंबा सा मैसेज बनाया था और उस मैसेज में मैंने लिखा था कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स में आप सब लोग स्ट्रेस एंजाइटी से गुजरते हैं और कई बार में ऐसा लगता है कि क्या हम वो चीज़ कर पाएंगे, सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो वो मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी उस फेज़ से निकला हूँ और आज भी निकलता हूँ जब मुझे कभी कुछ बड़ा हासिल करना होता है या कोई एग्ज़ाम देना होता है या कहीं परफॉर्मेंस देनी होती है, कोई क्लास में जाना होता है या कहीं पढ़ाना होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि क्या हम वो चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर हमें महसूस होता है और ये स्टूडेंट लाइफ में बड़ा कॉमन है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज बनाया। उस मैसेज में मैंने आप लोगों को पहले मोटिवेट करने की कोशिश की और फिर मैंने आप लोगों से ये पूछा कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं, अभी जिस भी तरह की आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो आप सब लिख डालिए मुझे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते थे और आप सब लोगों ने मुझे किया भी है। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हम लेके आज का ये सेशन करने वाले हैं। आप सब लोगों के मेरे पास रिस्पॉन्सेस आए हैं, वो रिस्पॉन्सेस मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ और थोड़ा सा आपका स्ट्रेस रिलीज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैसेज मैं पढ़ता हूँ। पहले मैसेज में लिखा हुआ है कि हेलो सर, सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन फिर भी डर लग रहा है और आप प्लीज़ इसे एड्रेस कीजिए, वी विल फील लाइट। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको डर लग रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ये आप क्या बोल रहे हो। डर लगना, नर्वस फील करना, ये एक अच्छा साइन होता है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं या वो चीज़ अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है कि जब वो चीज़ सामने आएगी या उससे जब आपका इंटरेक्शन होगा तो दिल की धड़कनें भी बढ़ेंगी और डर और नर्वसनेस आएगी। जिस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और जब आपका उनसे इंटरेक्शन होता है तो आपको कभी भी डर और नर्वसनेस महसूस नहीं होती है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो ये अच्छी बात है। पहली बात तो इससे आप घबराइए मत। अब आपको करना क्या है कि आपको डर क्यों लग रहा है। देखो, डर इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों ने या तो एक एक्सपीरियंस नहीं होता है। कई बार जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं वो पहली बार जाते हैं, तो एक फ़र्स्ट टाइम का डर तो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, और जब फर्स्ट टाइमर्स निकल जाते हैं, जब आप एक थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, अगर फिर भी डर लग रहा है आपको, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, प्रैक्टिस ही आपको उस डर से निकालेगी। मैं फर्स्ट टाइमर्स के लिए बता देता हूँ, जो भी इस बार पहली बार UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको एक सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव अगर आपका नहीं है तो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी मेहनत आपने की है, वो एग्ज़ाम में कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएगी। तो सेल्फ बिलीव कैसे लाएं? आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के दिनों में अगर आप MCQs कर रहे हैं और कुछ गलत भी हो जाता है, लेट्स सपोज, तो उसमें अगर आप अपने आप को कर्स करेंगे या अगर अपने आप को आप बोलेंगे कि अरे यार ये कैसे हो गया, इतनी सिली मिस्टेक मैंने कैसे कर दी, तो वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल प्रेशर बढ़ाएगी, मेंटल एंजाइटी बढ़ाएगी। तो जब भी आप एग्ज़ाम के दिनों में MCQ सॉल्व कर रहे हैं और कुछ आपसे गलत हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तब तो आपको अपने आप को बैक करना है कि कोई बात नहीं, ये वाली जो गलती है मैं एग्ज़ाम में कभी नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, वो मतलब दिमाग में वो एक वायरिंग बैठा दीजिए। अच्छा ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ठीक है, ऑल राइट, कोई बात नहीं, अगली बार ये नहीं होगा। तो ये अपने आप को सेल्फ बैकिंग, सेल्फ बिलीफ का ही मैकेनिज्म होता है जो डर से आपको दूर हटाता है। अगर आप अपने आप को बार बार कर्स करते रहेंगे कि यार ये भी नहीं आता, कि यार इतनी सिली मिस्टेक मैंने कैसे कर दी, वो सब एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद जब आप देकर आ गए हैं, अगर आप अपना पेपर चेक कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपने सिली मिस्टेक की है, तब अपने आप को आप डांट सकते हैं। ठीक है, और वो डांटना भी चाहिए ताकि अगली बार आप और अच्छी मेहनत करें। तो एग्ज़ाम के दिनों में कभी भी आप अपने आप को कर्स मत कीजिए। ये दिमाग में थॉट मत लाइए कि यार इतना सब कुछ पढ़ा और ये आउटपुट निकल रहा है और मतलब मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऐसा कभी ना करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डर में फिर वो रेसिप्रोकेट होती है, डर में कन्वर्ट होने लगती है। तो ये सब चीज़ें करने से बचें और एक सेल्फ बैकिंग रखें, है ना, अपने आप को बैक करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। आपका ज़रूर जो है ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ। एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और जून से मैं प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन ये एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हुआ और उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ और मुझे अभी रिसेंटली माइग्रेन डायग्नोस किया है डॉक्टर्स ने और मैं 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ और अभी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो देखो, माइग्रेन की प्रॉब्लम ये अब कॉमन होने लगी है। मुझे भी माइग्रेन है थोड़ा बहुत और हर किसी को हर लेवल का माइग्रेन होने लगा है क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो आपको करना क्या है, जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो एक 20 मिनट्स का आप रूल बनाएंगे। 20-20-20 का एक रूल होता है। अगर आप 1 घंटे अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको हर 20 मिनट में एक बार उठना पड़ेगा
और हर 20 मिनट में उठ के जाके आप पानी पी के आ जाइए या बाहर चले जाइए, ऐसी कोई चीज़ कीजिए जो स्क्रीन से जुड़ी हुई ना हो। तो हर 20 मिनट में अगर आपको ब्रेक लेना आता है तो ये माइग्रेन की प्रॉब्लम कुछ हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इसका एक सोल्यूशन हमने एक और निकाला है। अगर आप अपने रिवीजन मोड के अंदर हैं और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उसका एक हमने कोशिश की है आप लोगों को एक नई चीज़ में दे पाऊँ, तो उसका नाम है पॉडकास्ट, द ज्योग्राफी पॉडकास्ट। वो चल रहा है और आप उसके लिंक्स जो हैं वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी हम लोग डालते हैं, और इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं इस पॉडकास्ट के लिंक डालता रहता हूँ। तो पॉडकास्ट से आपको ये मदद मिलेगी कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ईयरफोन्स लगाने हैं और ये रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है। स्पॉटिफाई पे मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी जो है, नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट बल्कि यूपीएससी और जो हर एग्ज़ाम लेवल में आता है उन सबको मैं इस पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, तो आप पॉडकास्ट यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के 7-8 दिन पहले या 15 दिन पहले या 1 महीना पहले। और एक नई चीज़ है, ये एक ऑडियो लर्निंग है जो हम दे रहे हैं। ये वेस्ट में बड़ा पॉपुलर है, इंडिया में अभी आना शुरू हुआ है। ऑडियो लर्निंग भी एक लेयर है। एक हम फिजिकल क्लासरूम में पढ़ते हैं, फिर हम वीडियोस से पढ़ने लगे हैं, और एक हम ऑडियो की भी लेयर डाल देते हैं, तो आपकी लर्निंग बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। तो वो हमने करने की कोशिश की है जिसमें आपको कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, आइज़ में कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और आप बड़े आराम से जस्ट लिसन एंड रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट भी की है कि सर इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू कीजिए, तो डेफिनेटली हम करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मैं मैसेज देख रहा हूँ यहाँ पे ये है कि सर एग्ज़ाम जितना पास आ रहा है उतना प्रेशर हमें लगता है। बहुत बार एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है जिससे हमें ये लगता है कि क्या ये हमसे क्लियर होगा। और सेकेंड अटैम्प्ट है सर मेरा, मैं एक मीडियम स्टूडेंट हूँ और क्या मैं ये नेट पास कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये फीलिंग मेरे हमेशा दिमाग में चलती रहती है। इस वजह से मैं ये जो है लो फील करती हूँ। तो एक चीज़ मैं ये सभी को बता देता हूँ, सभी के लिए ये मान्य है, सभी के लिए अप्लाई करता है। ये कोट मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा है, ये बहुत अच्छा कोट है। अगर आपको इम्पेशेंट होना है, अगर आपको टेंशन करनी है या अगर आपको मतलब स्ट्रेस भी लेना है तो आप उस प्रोसेस का स्ट्रेस लीजिए। ठीक है, आप आउटपुट का स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। देखो आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारी प्रिपरेशन है, हमारे हाथ में हमारा रिवीजन स्ट्रेटजी है, हमारे हाथ में हमारे एमसीक्यूज़ को करने की पावर है, और आउटपुट हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ट्राई टू बी इम्पेशेंट अबाउट द प्रोसेस, नॉट अबाउट द आउटपुट। तो जब आउटपुट के लिए आपने सोचना ही छोड़ दिया तो ये सेल्फ डाउट कि क्या मैं कर पाऊंगी वो ख़त्म हो जाएगा। अभी कहना बड़ा आसान है कि आउटपुट के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमें चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा। तो इससे कैसे बचें कि हम आउटपुट के बारे में सोचना छोड़ दें? बड़ा सिंपल सा आंसर इसका है कि जब आपने वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपने पूरा फोकस उसमें लगाया, उस प्रोसेस में लगाया, और अब आप आउटपुट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो कैसे नहीं सोचेंगे? जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है आपको एक नया प्रोसेस तलाशना पड़ेगा। जब आप वो नया प्रोसेस तलाश लेंगे तो उस प्रोसेस के आउटपुट के बारे में आप सोचना छोड़ देंगे। यही इसका सही जवाब है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये बड़ा आइडियलिस्टिक है, ह्यूमन टेंडेंसी कभी कर ही नहीं पाती। इसको हम हैक कैसे कर सकते हैं, दिमाग को कैसे हैक कर सकते हैं कि प्रोसेस के बारे में, जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, जो आपका सुबह उठने का जो स्टडी रूटीन है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचिए कि क्या मैं सुबह उठ के कल पढ़ पाऊँगी। ये आपके दिमाग में ज़्यादा होना चाहिए, बजाय कि क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगी। नहीं, अपने आप से ये पूछो कि कल मुझे 5 बजे उठ के अगर रिवीजन करना है तो क्या मैं ये कर पाऊँगी। उसका स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी लेना अच्छा है अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, आउटपुट के बारे में आपको नहीं सोचना है। जैसे ही आउटपुट के बारे में दिमाग चलना शुरू हो रहा है तो एक नया प्रोसेस तलाश लो कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, वो आपके ऊपर है। तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट है, हेलो सर, थिंग्स लाइक विल आई बी एबल टू क्रैक इट स्पेशली विदाउट एनी बिग हॉट शॉट कोचिंग। और आप ये बता रहे हैं कि सब लोग जो है आजकल डेफिनेटली कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, सब लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। आपने एंड में ये पूछा है कि अनदर थिंग विच माई ब्रेन रियली लेट्स मी वंडर व्हाट इफ आई एक्चुअली डू क्वालिफाई GRF, who's gonna guide me? And I'm sure you would know some kids who sometimes need a roadmap for grand plans of life more than any other kids. तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और PhD में अगर हम एनरोल होते हैं तो उसकी हम तैयारी कैसे करें, वो सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, वो सब मैं कैसे करूँगी। देखो अभी मैंने बता दिया, फल की इच्छा बाद में, आउटपुट के बारे में बाद में। फर्स्ट यू नीड टू क्वालिफाई व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, फर्स्ट यू नीड टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। वो जब हो जाएगा तो फिर अब दिमाग लगाना है आपको नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। आपका प्रोसेस ये है कि अब मुझे करना कैसे है। तो जब आप उसमें दिमाग लगाने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस जो हैं आना बंद हो जाएंगे। जब आपने एग्ज़ाम को चूज़ किया था
इस एग्ज़ाम को, नेट JRF को, ज्योग्राफी को या किस सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, तो आपके मन में सवाल उठे होंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम कैसे होगा, ये इसका पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कट ऑफ कितनी जाती है, ज्योग्राफी की कितनी जाती है, JRF के लिए कितना चाहिए। ये सारे सवाल तब भी आए थे और आपने इसका सोल्यूशन अपने आप निकाला जब आप इसके अंदर घुस गए थे और आपको वो सारे सवाल मिल गए। तो एज सुन एज यू डू इट, एज सुन एज यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, एज सुन एज यू क्वालिफाई JRF, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है उस नई डायरेक्शन में काम करने लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो स्टेप वाइज चलने की कोशिश करता है। एक लेमैन का दिमाग जो है स्टेप वाइज चलने की कोशिश करता है। हम बहुत ज़्यादा एडवांस भी करके नहीं रखते, तो बहुत ज़्यादा हम पीछे का भी नहीं सोचते हैं, हम स्टेप वाइज चलते हैं। तो उसमें आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होगा। बाकी ऐसा मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ कि जो हमने पॉडकास्ट सीरीज़ निकाली है उसमें हम एक हायर एजुकेशन पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, और हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप एनरोल होते हैं PhD में, कैसे टॉपिक लिया जाता है, कैसे टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, वो सब चीज़ मैं डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं कोई एक्सपर्ट पैनलिस्ट हर बार लेके आऊँ। तो ये जो वेगनेस है हायर एजुकेशन को लेकर, वो मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी आपने जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया है, तो कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ, और यही रीज़न है कि मैंने अनअकैडमी क्यों छोड़ा था। उसका कारण ही यही था कि मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, एक नॉलेज के वे के अंदर। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आपकी इसमें वैल्यू एडिशन भी हो रही हो, और एक ऐसी रेट के अंदर, एक ऐसे दाम के अंदर जो अफोर्डेबल हो। मेरा मोटो ही यही है, मतलब मेरे CV पे यही लिखा हुआ है, पहली लाइन यही है कि आई वॉन्ट टू मेक एजुकेशन इंटरैक्टिव, इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। तो ये जब नहीं होगा, जब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतने एडमिशन्स लेके आइए, आप ये करिए, वो करिए, फलाना ढिमकाना जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की सोल को, एक टीचर की सोल को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने वो छोड़ा था। तो अगर आपको लगता है कि वैसे प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, सबसे कम रेट के अंदर उस क्वालिटी का मैंने कोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की है जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सर, माई प्रिपरेशन वॉज ऑन पीक फॉर दोज 4 to 5 months एंड आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज़ गोइंग टू बी माई गुड अटेम्प्ट, बट ये एग्ज़ाम बार बार जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, 2-3 बार ये पोस्टपोन हो चुका है। अब मेरी प्रिपरेशन कम्प्लीटली मैस्ड अप हो गई है, और बार बार इसके रीस्केड्यूल होने की वजह से सेल्फ डाउट आने लगे हैं, और मेरा कॉन्सेंट्रेशन चला गया है, और मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ जिस पेस में, जो मेरी किक हुआ करती थी, वो अब वो नहीं हो पाती है। तो ये बिल्कुल लॉजिकल सा है, सब लोगों के साथ ही हुआ है। तो ये बिल्कुल लाजमी है, जो आप ये क्लेम्स कर रहे हैं वो कहीं से भी फॉल्स नहीं है या आर्टिफिशियल नहीं है, ये सबके साथ हुआ है। तो देखो, यहीं पर बात आती है कि एक गुड एस्पिरेंट और एक ग्रेट एस्पिरेंट के बीच में, एक गुड एस्पिरेंट और एक ग्रेट एस्पिरेंट के बीच में यही फ़र्क होता है कि अ ग्रेट एस्पिरेंट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब वो अपॉर्चुनिटी किस तरह की अपॉर्चुनिटी? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको हमेशा लीड दे, क्योंकि कंपटीशन है, सीट्स लिमिटेड हैं, इतने ही लोग नेट क्वालिफाई करेंगे, एक सेट नंबर है उसका, और इतने ही JRF क्वालिफाई करेंगे। तो एक ग्रेट एस्पिरेंट हमेशा एक केओस के बीच में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे लीड दे। तो ये क्वेश्चन आपने नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन करके भी पूछा है कि सर, समझ नहीं आता कि अब कैसे करें, सारी कंसंट्रेशन हमारी जो चली गई है, सारी मेहनत बेकार हो गई है, तो अब हम क्या करें, अब वापस से वो कैसे लेकर आएँ रूटीन को। तो उसका जवाब यह है कि अगर आपने सचमुच दिल लगा के पढ़ाई की है, सचमुच अगर आपने वो दिमाग में एक एक चीज़ रजिस्टर की है, तो वो कहीं नहीं गया है। ठीक है, दिमाग ने अगर उसको परमानेंटली स्टोर करना शुरू कर दिया था, और अगर आपने उसको अच्छे से स्टोर किया है, तो यू जस्ट नीड एट अ ग्लांस ऑफ रिविजन, दैट्स इट। वो वापस से सब कुछ रिवाइव हो जाएगा। बात आती है कि अंदर की मोटिवेशन की, वापस से पढ़ने की, कि हम वापस से कैसे उस रूटीन में आएँ। तो अपने दिमाग को ये बोलिए कि जब ये एग्ज़ाम 4-5 बार रीस्केड्यूल हुआ है, तो 95% लोग बाग, 95% एस्पिरेंट अब डिमोरलाइज हो चुके हैं, डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, वो मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है। यही समय है लीड लेने का, यही समय है उस माइंडसेट को फिर से लाने का, ताकि आपको एक अपर हैंड मिले। हमेशा कंपटीशन में गाइस आपको अपर हैंड लाना ही पड़ेगा। अपर हैंड अगर आपके पास नहीं है तो आप कई बार पॉइंट से अटक जाओगे, आपका नेट ही नहीं होगा। कई बार तो ऐसा होगा, इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी नेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट से आप रह गए। तो जब कट थ्रोट कंपटीशन है,
गला काट प्रतियोगिता जब इस एग्ज़ाम में है, तो आप हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाशते रहिए जहाँ पर आपको लीड मिलती रहे, और यही समय है। मैं तो कहता हूँ जितने बार भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है उसका शौक मनाइए, बिल्कुल मनाइए, लेकिन 1-2 दिन तक। उसके बाद ये सोचिए कि यार सब लोग जो हैं वो अब डिमोरलाइज हो चुके हैं, सब लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, यही तो समय है। कोई एक जना तो खड़ा होगा, और जो खड़ा हो गया वही किंग है। आप लोगों की पेस बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और अचानक से क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम। सबके दिमाग जो है वो ठंडे पड़ चुके हैं, सबके दिमाग सुन पड़ चुके हैं। कुछ लोग मौका ढूंढेंगे मस्ती करने का, कुछ लोग बोलेंगे फ्रस्ट्रेटेड, आई एम सिक ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सिक ऑफ एंटी यूजीसी नेट। लेकिन यही समय है, इस समय जिसने वापस से अपनी कलम उठा ली वही योद्धा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह के माइंडसेट आपको डेवलप करने पड़ेंगे। ऑलवेज लुक फॉर एन अपर हैंड, ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कहाँ मुझे लीड मिल सकती है। तो ये थॉट जब आपके रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज आई प्रिज्यूम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ। ये हमारे ही स्टूडेंट है, और इन्होंने लिखा है कि आई एम गेटिंग एनजाइटी लिटिल अबाउट स्टडी, ऑल्सो नॉट क्लियर वेदर आई विल गेट अ सेकेंड चांस बिफोर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट्स। सेट एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और मुझे इन दोनों में से कुछ एक जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। और जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर ज़्यादा स्कोप भी नहीं है ज्योग्राफी टीचर का। दूसरा उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था, और जब पता चला तो काफ़ी देर हो गई है। तो अब मेरे को घर वाले ताने सुनाते हैं कि आपने टाइम बर्बाद कर दिया, फलाना ढिमकाना, वो सारी बातें। देखो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस तो हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कियोस, तो वो तो हमेशा ही रहने वाले हैं, उससे आप नहीं बच सकते। द थिंग इज़, अगर आपने ये फील्ड खुद ने चूज़ किया है, अगर आप चाहते थे कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एक रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलिमिनेट हो जानी चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, स्कोप कहाँ पर है, स्कोप कहाँ पर नहीं है। और आपने लिखा कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं होगा, इन दोनों में से मुझे एक क्लियर करना ही नहीं करना। इफ़ यू हैव चोजन दिस फील्ड, सो आपको कहीं ना कहीं से ये रास्ता निकालना पड़ेगा। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर ज्योग्राफी टीचर का कोई फील्ड नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपने फील्ड चूज़ किया है, इट्स कमेंडेबल, यू आर अ ब्रेव हार्ट। अगर आपने ऐसी जगह पे एक ऐसी चीज़ चूज़ कर ली है जो है ही नहीं, और वहाँ पर अगर आप स्कोप ढूंढ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा, ये कमेंडेबल है डेफिनेटली। नाउ द थिंग इज़, यू नीड टू फिगर आउट कि आपको कैसे कहाँ से मैनेज करना है। यू नीड टू सेट द प्रायोरिटीज़ कि पहले मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी। पहले इस एग्ज़ाम के बारे में सोचो, पीएचडी वगैरह बाद में हो जाएंगी। पीएचडी का तो वैसे भी रेगुलेशन आ गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शायद पीएचडी अब मैंडेटरी भी नहीं होगी। तो पहले आप ये सोचिए कि आपको नेट और सेट दोनों ही करना है, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। पहले आप इस पर फोकस कर लीजिए, फील्ड, स्कोप, चांस, लक, फ्रेंड्स सब बाद में। इफ़ यू हैव चोजन दिस फील्ड तो फोकस ऑन दैट, बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेट कीजिए अपनी लाइफ से। बिकॉज देखो, अगर आपने इसको चूज़ किया है तो यू कांट कंप्लेन। एक ही लाइन में ही इसका मोटिवेशन है, इफ़ यू हैव चोजन दिस फील्ड एंड यू नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, तो आप फिर कंप्लेन मत कीजिए कि कैसे होगा, क्या होगा, फील्ड है नहीं है, दोस्त बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, टू हेल विद देम। ठीक है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग सम हार्श वर्ड्स, बट बात यही है, आपने ये फील्ड चूज़ किया है, फोकस ऑन दैट। वहाँ पर फोकस आएगा तो ऑटोमेटिकली रास्ते भी बनेंगे और सब कुछ होगा। मैं देखता हूँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैं आप बोल नहीं सकता आप कहाँ से हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है। तो पीएचडी भी वहाँ से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और नहीं तो आपके नियरेस्ट सेंटर में आप जा सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, फोकस ऑन व्हाट यू हैव चोजन, यू शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू एंड योर फील्ड। ठीक है, ये इसका आई थिंक करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारा जो है वो ये है कि सर मेरा जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा हुआ, बट बीच में एग्ज़ाम डिले हो गए और फैमिली इश्यूज आ गए और अब मेरा कॉन्फिडेंस चला गया है और वो वापस नहीं आ पा रहा है। तो ये इसका आई थिंक मैं जवाब दे चुका हूँ। द नीड इज़ कि कॉन्फिडेंस लाया कैसे जाए। मैंने बात ये कही थी कि अगर आपको सचमुच टेंशन लेनी है तो आप उस प्रोसेस की टेंशन लीजिए, इस प्रिपरेशन की टेंशन लीजिए, आउटकम की मत लीजिए। जहाँ दिमाग आउटकम की तरफ जाता है वहीं पर ये सारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी आती है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज आपको आपके मॉम डैड ने कोई काम दिया, ठीक है, और आपको उस काम को 7 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है। और क्या हुआ कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ गए, फैमिली इश्यूज हो गए, आप बीमार पड़ गए, वो आप काम नहीं कर पाए और 5 दिन ऐसे निकल गए। अब जब छठे दिन आप उठे तो आपको पता है कि यार काम नहीं हुआ है और वीक ख़त्म होने के बाद मुझसे उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, मॉम डैड पूछेंगे कि ये काम मैंने किया है नहीं किया है। तो उस सिचुएशन में जो 2 दिन है, आप क्या दिमाग लगाते हो? आप दिमाग लगाते हो कि 2 दिन के अंदर कैसे भी करके मैं ये काम खत्म कर दूं। आप ये नहीं सोचते कि यार मुझे अब तो डांट पड़ेगी, अरे अब मेरा क्या होगा, क्योंकि यू नो कि अभी भी दिन बाकी हैं, 2 दिन के अंदर मैं वहाँ पर फोकस करके ये काम ख़त्म कर सकती हूँ। तो यही एग्ज़ाम के अंदर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में फोकस ऑन द रिविजन पार्ट।
ठीक है, जो आपके हाथ में है आप उस पर फोकस कीजिए। आउटकम पे अगर आप फोकस करने जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टू हेल विद ऑल ऑफ इट। यहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है। हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी अगर सचमुच लेना है, जो अच्छा भी होता है कभी कभी, तो उस प्रोसेस पे लीजिए, उस आउटकम पे मत लीजिए। ये जो है इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, और आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको फोकस करना है प्रोसेस पे। जैसे ही प्रोसेस आपका वो खत्म हो गया तो एक नेक्स्ट प्रोसेस पे आप दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। डोंट फोकस ऑन द आउटकम, क्योंकि आउटकम पे जब भी हम फोकस करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, हमें मिलता कुछ और है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और वो सारे उस जंजाल में, उस ट्रैप में फंसने लगते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप मैं थोड़ी सी कोशिश करके आपको मोटिवेट कर पाया हूँ और आप लोगों के मैंने रिस्पॉन्सेस लिए हैं। और अनाउंसमेंट ये है गाइस कि रिवीजन के लिए जो कम्युनिटी जो रिवीजन कर रही है, जो एस्पिरेंट्स जो रिवीजन स्टेज के अंदर आ गए हैं, उन सबके लिए हमने एक पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट पे भी मिल जाएगा। इस पॉडकास्ट से आप पूरी ज्योग्राफी आराम से सुनते सुनते रिवाइज कर सकते हैं। ये एक पहली पहल है कि कोर एजुकेशनल कंटेंट को मैं पॉडकास्ट के अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और इस वीडियो के अंदर भी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं द नेक्स्ट वन। यूजीसी नेट ज्योग्राफी के ऑनलाइन कोर्स जो आपके फोन में चलेगा, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सारे कोर्स वीडियोस और उसके पीडीएफ इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब लेट्स सपोज आपको ज्योमोलॉजी पढ़नी है, आपने क्लिक किया, गूगल ड्राइव सेलेक्ट किया, ज्योग्राफी के सारे वीडियोस एक ही जगह पे आपको मिल गए। कि पीडीएफ देखने, ये पूरा पीडीएफ का फोल्डर खुल गया एक ऐप की तरह। आपको डेमो क्लासेस देखनी है और उसके बाद मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा।